गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग ये ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होती है तब इस पे आप बैठ कर के सुनते हो या बाद में आप इस को ऑनलाइन देखते हो। यदि आप ये नियम बना लो कि हमारे को इतने बजे रोज़ाना, आप अपना एक समय निर्धारित कर दो अपने को रोज़ाना इतने बजे सुनना है। आपकी वैसे क्लास 9 बजे शुरू होती है, वो भी कर सकते हो आप, या आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो और कर लीजिए। अब ये जो अनलॉक 3 हुआ है इसने फिर आपके लिए 31 अगस्त तक बढ़ा दी है स्कूल नहीं खुलने की तारीख। आपका फिर ऑनलाइन ही ये चलेगा, और यदि आप इसमें किसी प्रकार से वंचित रहते हो या इसको बराबर रेगुलर नहीं देखते हो तो आप बहुत पिछड़ जाओगे बेटा। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि आप रेगुलर अपनी क्लासेस जिस भी विषय की है, लगभग सभी विषय की है ऑनलाइन क्लासें चल रही है, उसको आप देखिए। यहाँ से प्रयास ये हो रहा है कि क्लास जिस दिन ऑनलाइन हो जाती है उसके दूसरे दिन इसको अपलोड कर लेते हैं, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और वो भी उस व्यवस्था है उसके अंदर। फिर इसके अंदर क्वेश्चनरी की है, अंदर भी बात मैंने करी थी। जैसे कल वो चंद्र प्रकाश का एक मेरे को था, मैंने उसमें बात करी थी। आपको जो है पेपर वाइज, पार्ट वाइज आपको क्वेश्चन अप्लाई करवाए जाएंगे, और फिर उसके अंदर कौन कौन सा पार्ट कितने कितने नंबर का है ये आपको शुरू में बताया है, लेकिन फिर भी आपको वापस बता दिया जाएगा किस प्रकार के प्रश्न इसके अंदर आएंगे, छोटे बड़े सब। क्योंकि अब 1 सितंबर से पहले संभावना नहीं है आपकी ऑफलाइन क्लासें चलने की, ऑनलाइन क्लासें ही चलेगी। इसलिए आप सावधान हो जाइए, बिल्कुल अलर्ट हो जाइए कि आपको इस समय तक जो भी चैप्टर करवाए जाते हैं वो सारे के सारे चैप्टर आप अपने स्तर पे तैयार कर लें। मैं ये जो चैप्टर आपको करवाए जा रहा था जिसका नाम था खरपतवार, जिसको हम इंग्लिश में वीड्स बोलते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कि खरपतवार क्या है, इसकी परिभाषा बताई थी मैंने, और उसके बाद में खरपतवार की विशेषताएं बताई थी, और उसके बाद में खरपतवार का वर्गीकरण बताया था, है ना। ये 3 चीजें इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। मैं आपको बार बार एक ही बात कहे जा रहा हूं कि आप रेगुलर इसको देखे जाओ, किए जाओ। इससे पहले आपके 3 चैप्टर जो हैं उसके बारे में जानकारी दे दी गई है आपको, और वो सारे के सारे हमने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर, इसको आप देख लीजिए। और रेगुलरली आप सभी विषयों की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आज जो मैं आपको नया बिंदु बताने जा रहा हूं उसमें है खरपतवार से होने वाली हानियां। खरपतवार क्या हमारे को नुकसान पहुंचाता है, खरपतवार से होने वाली हानियां। खरपतवार हमारे लिए हानिकारक है। मैंने आपको शुरू में बताया था, खरपतवार की विशेषताओं में बताया था, खरपतवार की परिभाषा के अंदर भी थोड़ी सी बात करी थी, और यह बताया था कि खरपतवार इज हार्मफुल फॉर द फार्मर। इट इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल। मैंने कल परसों ये भी बात आपसे करी थी कि इन फ्यू केसेस सम ऑफ द वीड्स आर यूजफुल। तो जो वीड्स यूजफुल हैं उन यूजफुल वीड्स को हम अकृष्य भूमि है उस पर उसको उगाएं और उसके यूजफुलनेस का फायदा लें। तो खरपतवार के लाभ हैं, उसमें इस चीज़ को मैं बताऊंगा। वैसे तो इसकी मुख्य रूप से हानियों के बारे में बात हम करते हैं। किसान मुख्य फसल के साथ यदि इसको पाता है तो मुख्य फसल की उपज में कमी आती है, नंबर 1। दूसरा, प्रतिद्वंदिता। प्रतिद्वंदिता किसके लिए? जल के लिए, ऑक्सीजन के लिए, स्थान के लिए और पोषक तत्वों के लिए। आपको जो मुख्य फसल उगाई गई है उसको पर्याप्त मात्रा में जल चाहिए, वायु संचार चाहिए, और उसको पनपने के लिए स्थान चाहिए, और उसमें
न्यूट्रिएंट्स, उसको पोषक तत्व जो भी पौधे को मिलने चाहिए वो उपलब्ध होने चाहिए मुख्य रूप से। इन सभी के साथ खरपतवार प्रतिद्वंदिता रखता है। यदि खरपतवार उग जाएगी, जैसा कि मैंने कहा था आपको, इसकी जड़ें गहराई तक पहुंचती है, तो मुख्य फसल से ज़्यादा जल को अवशोषित कर लेगी, स्थान ज़्यादा घेरेगी, क्योंकि यह प्रोफ्यूजली ब्रांच, तुरंत इसका प्रसारण तेजी से हो जाता है, ये तुरंत फैल जाती है, और ये पोषक तत्व भी ले लेगी, और फिर वायु संचार के लिए ऑक्सीजन भी ले लेगी। तो क्या होगा? तो मुख्य फसल है, उसको ये चीज़ें कम मात्रा में उपलब्ध होगी, अधिक ये ले लेगा। मुख्य फसल को कम मात्रा में यह चीजें उपलब्ध होगी तो उपज में कमी आ जाएगी। नेचुरली जब आपका पोषक तत्व आपको बराबर नहीं मिल रहा है, आपको पनपने के लिए, फैलने के लिए स्थान बराबर नहीं मिल रहा है, जल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, वायु संचार भी नहीं है, तो जो वृद्धि है वो प्रभावित होती है। और वृद्धि जब प्रभावित होती है तो उपज में कमी आएगी, और गुणवत्ता में भी कमी आएगी। कैसे? कि पोषक तत्व बराबर नहीं मिला, ऑक्सीजन बराबर नहीं मिली, या जो चीजें मैंने आपको लिखी है दे आर नॉट प्रॉपरली, इनको मिल नहीं रही है प्रॉपरली। ये प्लांट, ये क्रॉप है, ये इसको यूटिलाइज नहीं कर रही है, वीड्स इसको यूटिलाइज कर रहा है, तो इससे जो फल फ्रूट बनेगा या बीज बनेगा, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रभावित होती है। तो क्वांटिटी प्रभावित होगी तो उपज में कमी आएगी, और क्वालिटी प्रभावित होगी तो गुणवत्ता में कमी आएगी। जैसा आपको बीज होना चाहिए, बेसिकली जिस क्वालिटी का बीज होना चाहिए वैसी क्वालिटी का बीज नहीं बनेगा, हल्का बीज बनेगा, डिफर बीज बनेगा, है ना। और कैसा बीज बनेगा? जो बीज हमने जैसा चाहा है वैसा न, वांछित बीज जैसा हम चाह रहे हैं वैसा न बन करके कैसा बीज बनेगा? घटिया क्वालिटी का बनेगा। और घटिया क्वालिटी का बीज बनेगा तो पहली बात ये कि जब क्वालिटी घटिया होगी तो यदि बाय दी वे आप खाने में काम में ले रहे हो, तो उसको हमारे दैनिक जीवन में काम में ले रहे हो, तो हमारे स्वास्थ्य पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और पांचवी बात यह है कि यदि हम इसको काम में लेने के बाद में पीछे हमारे पास जो बच्चा है उसको हम सेल करते हैं, तो आपका उत्पादकता भी कम आएगी। देखिए आप, एक चीज है वो ये है कि खरपतवार ने मुख्य पौधे के ये जो बातें मैंने लिखी है, इन चीजों को प्रतिद्वंदिता के साथ हड़प लिया या प्राप्त कर लिया। मुख्य फसल को ये चीजें कम उपलब्ध हुई क्योंकि खरपतवार ने इसका उपयोग कर लिया अधिक मात्रा में, तो मुख्य फसल को कम मात्रा में प्राप्त हुई। और मुख्य फसल को यदि कम मात्रा में प्राप्त हुई तो बिल्कुल तय है कि हमारे को उपज में कमी आएगी, क्वांटिटी कम बनेगी बीज की, उसकी क्वालिटी डिफर हो जाएगी, और हम घटिया क्वालिटी का यदि बीज या खाद्य पदार्थ काम में लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। और इस प्रकार से घटिया क्वालिटी का यदि बीज हम बाजार में या फल हम बाजार में बेचेंगे या चारा हम बाजार में बेचेंगे तो उससे हमारे को आय कम होगी, उपज कम होगी, तो उत्पादकता भी प्रभावित हुई, है ना। मैं ये भी कहना चाहता हूं साथ में कि कल मैंने आपको खरपतवार के वर्गीकरण बताए थे। उस खरपतवार के वर्गीकरण में मैंने आपको बताया था परजीवी खरपतवार। यदि बाजरा का पौधा है और उसमें स्ट्राई का
पनप रही है, तो बाजरे के पौधे के अंदर जो बीज है या उसकी फसल है या उसकी एरियल पार्ट हैं, जो शाखाएं हैं, वायवीय शाखाएं, वो सारे सारे प्रभावित होगी है, भुट्टा प्रभावित होगा। इस तरह से उसमें भी उपज में उस हिसाब से भी उपज में कमी आएगी, गुणवत्ता में कमी आएगी, और वो भी स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा और वो भी उत्पादक हमारा कम करवाएगा। मान लो आपने बीज बोया है कल्याण सोना का, या आपने बीज बोया है किसी और क्वालिटी का, उसके साथ शुद्ध खरपतवार के बीज थे और दूसरी फसल उग गई, अवांछित उग गई क्वालिटी वाली, जैसा कल मैंने बताया था आपको, तो भी आपका जो आपने मान लो किसी से सौदा कर लिया कि भाई इतना जो है मैं आपको माल सप्लाई करूंगा, इतना मैं आपको अन्न सप्लाई करूंगा, इतना बीज मैं आपको दूंगा इस क्वालिटी का, और आपने उगाया और वो क्वालिटी नहीं उग करके कोई दूसरी क्वालिटी उग गई, जैसा कि होता है इसमें खरपतवार का वर्गीकरण में मैंने बताया था, वो किस्म दूसरी उग गई। अब उस किस्म को वो लेने के लिए तैयार नहीं है सामने वाला, और लेगा तो कम रेट पे लेगा। तो आपका खरपतवार हमारे को हर तरह से हानि दे रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि खरपतवार पर पूरा नजर रखी जाए। जैसे इसको पनपते आपको दिखे तो इसको आप हटाते जाएं, उखाड़ते जाएं। ठीक है, तो उपज में कमी हो गई, गुणवत्ता में कमी हो गई और उत्पादन में कमी हो गई। और इसके साथ साथ एक चीज में आप सोच देखो कि मान लो ऐसी कोई हम खरपतवार है जो चारे के रूप में पशुओं ने ले लिए, तो पशु उत्पाद में भी कमी आ सकती है। पशु उत्पाद में कमी या पशु उत्पाद की क्वालिटी में कमी, गुणवत्ता में कमी, ये भी समझ लो आप। कैसे? मान लो उसने पशु ने वो चारा चरा है, कैसा चारा? जो खरपतवार के रूप में उसने पशु ने उसको काम में लिया है, तो उससे जो ऊन बन रही है, मान लो भेड़ है, बकरी है या ऊंट है, तो वो उस क्वालिटी की नहीं बन रही है। या गाय है जिसने खा लिया है, तो उससे जो दूध आ रहा है वो भी उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है, उसमें विषाक्तता भी आ सकती है। ये सारी बातें भी आप ध्यान में रखनी है। 8वीं बात, मानव स्वास्थ्य। जैसा कि मैंने कहा, वापस मैं लिखता हूं, मानव स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य तथा पर्यावरण, तीनों चीजें एक साथ लिख देता हूं, पर प्रभाव। ग्लाइकोफोसेट ये मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है ना। सोयाबीन के साथ इस प्रकार का खरपतवार आ जाता है। पशु स्वास्थ्य, जैसा कि मैंने बताया, कई ऐसी खरपतवारें हैं जिसको पशु चारे के रूप में काम में लेते हैं, है ना। तो उसका उपयोग भी आपको ध्यान देना है। मान लो ऐसी खरपतवार जिसको पशु ने चर लिया है और उसको चरने से उसका जो दूध है उसमें दुर्गंध आती है। आप दूध दे रहे हैं, मतलब पशु से दूध ले रहे हैं, वो दूध दुर्गंध युक्त आता है। नेचुरली उसका उत्पादन है, पशु उत्पाद है, वो प्रभावित हुआ है और उसका दूध का वो जो दाम है वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। और मान लो वो मानव ने उसको उपयोग में लिया है तो मानव को भी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान देने की बात है। मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण तीनों खरपतवार से प्रभावित होते हैं, इसलिए खरपतवार हमारे लिए हानिकारक है। 9th, मृदा की उर्वरकता को कम करना। कुछ खरपतवारें ऐसी है जो मृदा को बंजर बना देती है, बंध्य बना देती है।
इसलिए खरपतवार जहाँ पे हम कृषि योग्य हमारी भूमि है उसमें खरपतवार को पनपने नहीं देना चाहिए। रोगों को बढ़ावा, कुछ खरपतवारें जो है कीटों को शरण देती है, कुछ ऐसे हैं जीवधारी उनको आश्रय देती है, जैसे चूहे हैं, जैसे सांप है। तो ये बाद में फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, चूहे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और अन्य जैसे कीट हैं उसको ये शरण देती है तो कीट रोग उत्पन्न हो जाते हैं, पैथोजन दूसरे प्रकार के आ जाते हैं, फंगल, बैक्टीरियल। ये कुछ ऐसे होते हैं खरपतवार जिसके ऊपर ये आसानी से पनपते हैं। तो ऐसे यदि खरपतवार उग जाते हैं, ऐसी खरपतवार उग जाती है तो वो कीटों को प्रश्रय देते हैं, शरण देते हैं, अन्य पैथोजेंस को प्रश्रय देते हैं, शरण देते हैं और रोग में बढ़ोतरी करते हैं। नेक्स्ट बात है कृषि यंत्रों की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव। आप जो काम में लेते हैं, खरपतवार उखाड़ेंगे, आप खुरपी से उखाड़ेंगे, केई से उखाड़ेंगे, जो भी आपके पास है, खुरपी या कुदाल है वगैरह, जो भी आप लेंगे, या हमारे कृषि यंत्र दूसरे हैं जिससे आपने बुआई करी है, उसके ऊपर खरपतवार के बीज वगैरह किस तरह से लग गए हैं, तो ये कृषि यंत्रों को भी प्रभावित करते हैं। कृषि यंत्रों की क्षमता पे प्रतिकूल प्रभाव डाल करके और फसल की बुआई में, फसल की कटाई में, निराई में, गुड़ाई में, सभी प्रकार से इसको प्रभावित करते हैं। जल में हानि, सिंचाई जल की हानि। आपने मुख्य पौधे को सिंचाई करने के लिए जल उपलब्ध करवाया, प्रोवाइड करवाया और दिया जिसको, उसने न लेकर के किसी और ने ले लिया, यानी खरपतवार ने ले लिया। तो सिंचाई जल जिसको आपने दिया तो था मुख्य फसल को, लेकिन मुख्य फसल न लेकर के इसने ले लिया, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, जो बलवान होता है, स्ट्रांग होता है, आपके कुछ चीज सप्लाई हो रही है, उसने हड़प लिया आपसे, आप तो देखते रह गए, उसने काम में ले ली। तो इस तरह से सिंचाई जल देना था किसको? मुख्य फसल को, और इसका उपयोग कौन कर गया? खरपतवार। ये हमारे लिए हानि हो गई। अंतिम बात, किसान की आर्थिक स्थिति में प्रभाव। समूल चीजें यदि हम देखें, ये सारी चीजें, यदि उत्पादन कम हो रहा है ना, यदि क्वालिटी कम हो रही है, गुणवत्ता में कमी है, उपज में कमी है, प्रतिद्वंदिता है, उत्पादन कम हो गया है, या जो जिस क्वालिटी का आना चाहिए उत्पाद वो नहीं आ रहा है, उस क्वालिटी का बीज नहीं आ रहा है, उस क्वालिटी का फल नहीं आ रहा है, उस क्वालिटी का चारा नहीं आ रहा है, ये सारे के सारे किसान को इनकम के स्रोत को प्रभावित करते हैं। किसान अपने रोटी रोजी के लिए, खाने पीने के लिए भी फसलों को उगाता है और कुछ अर्न करने के लिए फसलों को उगाता है। जो उसके उपयोग के बाद चीज़ बचती है उसको बाजार में बेच करके उससे पैसा कमा करे अपने संपन्नता को, अपने आर्थिक जीवन को सुधारने में और काम करने में काम में ले रहा है। तो यदि ये उसकी उत्पादकता प्रभावित होती है उपज से, किसी प्रकार से, किन्हीं भी विधियों से, तो उसकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी, पैसा कम आएगा, भाव कम मिलेंगे। हल्की क्वालिटी का जीरा होगा, पैसा कम मिलेगा। हल्की क्वालिटी का सब होगा, पैसा कम मिलेगा। हल्की क्वालिटी का गेहूं होगा, पैसा कम मिलेगा। कल्याण सोना नहीं है, दूसरा गेहूं है ना। तो ये सारी चीजें बिल्कुल जरूरी है। तो किस तरह से खरपतवार से हमारे को हानियां हो रही है, और मैंने आपको कहा it is not necessary that all the weeds they are giving loss to the farmer.
सम ऑफ दी वीड्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रॉफिटेबल कंडीशन, और उसको हम बोलते हैं खरपतवार से लाभ। उसको हम लेंगे खरपतवारों से होने वाले लाभ है। खरपतवारों से क्या लाभ है? हानियां आपको समझ में आ रही है, आपने समझ ली। यदि आपने हानियां समझ ली है तो कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो बेसिकली नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन फ्यू ऐसे भी हैं, सम ऑफ दी वीड्स, आई में से few of them, they are also reported as giving benefit to the farmer। देखिए कौन, कुछ खरपतवार जो हैं मृदा का संरक्षण करते हैं। मैंने आपको पहले चैप्टर के अंदर बताया था मृदा का अपर्दन, मृदा का अपर्दन बताया था, और मृदा के अपर्दन के अंदर इस चीज को ध्यान में दिया था कि मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत, आ रहा है बेटा ध्यान में आपको, मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत वायु द्वारा या जल द्वारा एक स्थान से बह करके या उड़ करके, वायु द्वारा उड़ के जाएगी, जल द्वारा बह के जाएगी, चली जाती है, विलुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो वह स्थान की मृदा जो होती है वह कृषि योग्य न रह करके व्यर्थ हो जाती है। इसे बोलते हैं मृदा का अपर्दन। और इसके लिए मैंने आपको बताया था मृदा आवरण, यानी कि सॉइल कवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जिसको मैंने बताया था कि यदि किसी प्रकार से सॉइल कवर है, मृदा के कण जो हैं वो ढके हुए हैं, मृदा के कणों के ऊपर आवरण है, तो जल का बहाव भी मृदा को ले जाने में उतना सक्षम नहीं होगा जितना वो चाह रहा था, या मृदा के कण को वायु भी उड़ा नहीं पाएगी, क्योंकि यदि मृदा के ऊपर पौधों का या वनस्पति का आवरण है, तो यहां पर खरपतवार यदि उगी हुई है तो मृदा को आवरण के रूप में एक सहारा देती है, जिससे मृदा का अपर्दन कम होगा और मृदा का संरक्षण बना रहेगा। ठीक है। औषधियों के रूप में कुछ खरपतवारें ऐसी है जिससे आयुर्वेदिक या एलोपैथिक दवाइयां उत्पन्न होती है। वर्नोनिया, ये खरपतवार है, इससे औषधि निर्माण भी होता है। इससे पहले मेरे को मृदा संरक्षण के साथ मृदा सुधार लेना था, चलो मैं बाद में लेट हो गया हूं तो कोई बात नहीं, मृदा सुधार अब ले लेता हूं। मृदा सुधार, कुछ खरपतवारें ऐसी होती है जो अकृषि योग्य भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने का कार्य भी करती है। जैसे क्षारीय मृदाओं को, जैसे क्षारीय मृदा है, ये क्षारीय मृदा में यदि खरपतवार है तो इसका क्षारीयपन दूर करती है, क्षारीयता दूर करती है। तो आपका काम हो गया ना। खरपतवार हानिकारक थी, वह खरपतवार क्षारीय मृदा में उग गई, मृदा की क्षारीयता नष्ट हो गई। जैसे अडूसा है, सत्यानाशी है, ये काम में लेते हैं हम। अडूसा, सत्यानाशी, आर्जिमोन मैक्सिकाना, सत्यानाशी का बॉटनिकल नाम है। मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा करी थी। इसके छोटे छोटे बीज सरसों के बीज के साथ यदि मिला दिए जाएं तो पता ही नहीं पड़ता है कि सत्यानाशी के बीज है, सरसों का बीज है, वैसे के बीज है। अनुकरी हो गई ये खरपतवार, और यह खरपतवार वैसे तो हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन यदि यह क्षारीय मृदा में उगा दी जाए तो उसके क्षारीयपन को कम करती है।
ओके। और इसके अलावा कुछ ऐसी भी खरपतवारें हैं जो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन के यौगिकीकरण को भी बढ़ावा देती है। नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करती है, मृदा का सुधार हो गया ना, मृदा की उर्वरकता बन गई। इसके लिए भी आप सत्यानाशी का प्रयोग किया जाता है। सत्यानाशी नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणुओं को प्रशय देगी सत्यानाशी, और जीवाणु जो है वायुमंडल की नाइट्रोजन का यौगिकीकरण में आपको सहायक दें। कुछ खरपतवारें ऐसी भी है जिसको आप ऑर्नामेंट्स के रूप में काम में ले सकते हैं, सजावट के रूप में। ऑर्नामेंट्स का मतलब गहना नहीं, ऑर्नामेंटल प्लांट यानी कि सजावटी पौधे। कुछ ऐसी खरपतवार हैं जैसे लैंटाना, लैंटाना अमेरिकाना, ये खरपतवार, कुछ खरपतवार दूब घास की तरह भी है। यह भी आपको सजावट के रूप में काम में ली जाएगी, है ना, सजावट के रूप में। जैविक रोगों के जैविक रोगों के निदान में, जैसे कीट द्वारा रोग हुआ, इसके अंदर भी खरपतवारें काम में ली जाती है। जैसे हुलुल एक प्रकार की खरपतवार है, ये कीट नियंत्रण में सहायक है। हुलुल जैविक रोग नियंत्रण में भी खरपतवारों का उपयोग आपने किया है। और उसके बाद कुछ अन्य आर्थिक महत्व भी ले रहे हैं। जैसे कासनी एक खरपतवार है, इसके बीजों को काम में लेकर कॉफी के पाउडर के साथ मिलाया जाता है। आप जानते हो मिलावटखोरी तो होती है। अब एडल्ट्रेशन के ऊपर नियंत्रण आपको देखना है, या जिसको देखना है वो तो ठीक बात है, लेकिन यह संभव है कि कॉफी के बीज के साथ कासनी का बीज मिलाया जाता है, उसको बेचा जाता है। तो हल्के किस्म की जो कॉफी है उसमें न केवल कॉफी अरेबिका, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी पौधे हैं, उनके बीजों को मिलाया जाता है। आगे वाली क्लास में आप पढ़ोगे। कासनी तो खरपतवार है, लेकिन इसके अलावा कुछ कंपोजिटी कुल के पौधे हैं, उनको हम इसमें काम में लेते हैं। इसके अलावा कुछ खरपतवारें ऐसी भी है जिसको हम सौंदर्य प्रसाधन में काम में लेते हैं, जिसको हम छप्पर बनाने के काम में लेते हैं, सौंदर्य प्रसाधन में, छप्पर निर्माण में। तो इस तरह से भले ही कम इसका उपयोग है, लेकिन लाभ तो खरपतवार से है ना। सबसे मोटा लाभ जो है हमें दिखाई देता है वो ये है मृदा का सुधार और मृदा का संरक्षण। ये सबसे बड़ा लाभ है इसका, क्योंकि मृदा के अपरदन को रोकने में सहायक है। यदि मृदा कवर है, मृदा कवर के रूप में, जैसे पौधे हैं जो मृदा के कवर के रूप में काम आते हैं, तो मृदा कवर है तो सॉइल इरोजन कम होगा। और उसके बाद में मृदा की क्षारीयता को या नाइट्रोजन के यौगिकीकरण को यदि काम में आता है इसके खरपतवारों से, तो मृदा में सुधार हो गया, क्षारीयता कम हो गई, क्षारीयता नष्ट हो गई, हट गई, या उसमें मृदा में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण हो गया, तो भी काम है। बहुत महत्वपूर्ण। उसके बाद में दूसरा यदि महत्वपूर्ण काम देखा जाता है तो वो तो है कुछ रोग नियंत्रण में। कीट फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो यदि ऐसी हमारे पास खरपतवार उपलब्ध है जो किसी कीट के रोग के नियंत्रण में सहायक है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब ये औषधि का सभी तो नहीं है, लेकिन कुछ है, जैसे सजावट है तो कुछ है। आर्थिक महत्व के अंदर भी मैंने कुछ ली है,
खरपतवार है। आज आपको खरपतवारों का आर्थिक महत्व बताया गया था। खरपतवारों का आर्थिक महत्व, और आर्थिक महत्व यानी कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वीड्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ weeds, and economic importance of weeds can be divided into two parts. First, harmful effect. Second, beneficial effect. ये है हानियां और ये है लाभ, जिसको मैंने दो टुकड़े करके आपको पहले ही बता दिया है। हानियों में जो मुख्य रूप से ध्यान देने की बात है वो ये है कि गुणवत्ता में कमी, उत्पादन में कमी, उपज में कमी, और पशु और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य तो है ही। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उत्पादकता कम आ रही है। क्वालिटी हमारी जैसी फसल की आनी चाहिए उस क्वालिटी की फसल नहीं आ रही है, तो हमारा जो है किसान को जो इनकम का स्रोत है वो उसका प्रभावित हो रहा है, उसका आर्थिक पहलू प्रभावित हो रहा है, और जो स्वास्थ्य है मानव का, पशु का, वो भी इससे प्रभावित हो रहा है। तो खरपतवार से जो हानियां हैं वो ज़्यादा ध्यान में रखने की है, लाभ तो ध्यान में रखने का है ही, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी वीड्स हैं वो हानिकारक है, सम ऑफ दी वीड्स वो बेनिफिशियल है। तो जिन वीड्स की आप पहचान कर लीजिए, आपको शुरू के जो बिंदु बताए थे उसमें आपने वीड्स को पहचान लिया कि कौन सी वीड्स हमारे लिए लाभदायक है और कौन सी वीड्स हमारे लिए हानिकारक है। ये यदि हमारे को मालूम पड़ जाए, उसके आधार पे हम उसका रोग नियंत्रण करें, उस अनुसार हम उसका जो है निराई गुड़ाई करके उसको हटाएं खरपतवार को, और यदि काम की है तो उसको बढ़ने दें, चलने दें। तो ये जो है काम की है तो आप उसको काम में रखिए, और जो काम की नहीं है उसको आप उसका निदान कर दीजिए। ये हम नेक्स्ट बिंदुओं पर इस पर बात करेंगे। तो मैंने आपको बेटा आज बताया क्या, खरपतवार का आर्थिक महत्व, खरपतवार हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, खरपतवार हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, और खरपतवार हमारे लिए किस प्रकार से अनुपयोगी है। अनुपयोगी और किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। और मैंने आपको बताया जो मेनली तो हमारे लिए ही हार्मफुल है, और फ्यू ऑफ देम ये बेनिफिशियल है, जैसा कि मेनली हार्मफुल है। और हार्मफुल के अंदर सबसे मोटी बात क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी इज रिलेटेड नहीं, क्वांटिटी रिलेटेड नहीं है, क्वालिटी इज रिलेटेड विथ हेल्थ, और क्वांटिटी इज रिलेटेड विथ इकोनॉमिक बेनिफिट। ये इसका प्रभावित होगा। उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो हमारा हेल्थ प्रभावित होगा, और हेल्थ प्रभावित होगा तो हमारी इकोनॉमी बेनिफिट में हमारा कम होगा। ये मैंने आपको बताया है। उसके बाद में ये भी देखना है कि जो वीड्स हैं या खरपतवार हैं, यह रोगों को बढ़ावा देती है, अगेन उपज कम हो गई, मृदा की उर्वरकता में कमी लाती है, क्वालिटी में कमी आएगी, कृषि यंत्रों की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, तो फिर हमारा जो कृषि यंत्र है उसकी वर्किंग प्रभावित होगी, वर्किंग प्रभावित होगी तो उसका उत्पादन में भी प्रभाव आएगा। ठीक है ना। और सिंचाई जो हम कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं उसको नहीं मिल रही, किसी दूसरे को मिल रही है, तो भी हमारा उत्पादन प्रभावित होगा। कुल मिला के जो हानियां हैं
वो ज़्यादा है और लाभ है वो उसके काम में। लाभ को ऊपर भी आपको मैंने बता दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। I have spoken about the economic importance of weeds। और चैप्टर को शुरू करने से पहले या आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैंने आपसे ये बात कही थी कि आप की स्कूल अब अगले महीने भी खुलने की संभावना नहीं है। 1 महीना और आपकी स्कूल आगे जो संभवतः नहीं खुलेगी, क्योंकि पहले 1 अगस्त से माना जा रहा था कि खुल रही थी। फिर हमने ये सोचा था कि ये 15 अगस्त के बाद भी खुल सकती है। लेकिन अब कंटेनमेंट जोन है, जहाँ पे कोरोना प्रभावित क्षेत्र है, उसमें इसको गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 31 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज वो बंद रखे जाएं। तो ये सारी पढ़ाइयाँ हैं वो हम आपको ऑनलाइन करवाएंगे। और ऑनलाइन पढ़ाइयों के लिए आप लोगों को ऑनलाइन ये सारा देखना है। आपका आज की क्लास है, इसका वीडियो शाम को लोड हो जाएगा, कल आपको उपलब्ध हो जाएगा देखने के लिए। इससे पहले जो जो क्लासें हुई है उन सब के वीडियो अपलोड हो गए हैं, उसके अंदर आप ध्यान दीजिए। किताब अपने अपने साथ में रखिए या आप सुन लीजिए। सुनने के बाद में उसको जैसे समझाया गया उसको आप सुन लीजिए। सुनने के बाद में आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उस नोट्स को देख लीजिए, फिर आपकी बुक को देख लीजिए, फिर आप अपनी जो है वर्कशीट बनाइए। मैंने आपको जैसा बताया है उस वर्कशीट के अंदर आपने बिंदुवार पाठ को समराइज कीजिए और फिर उस बिंदुओं के अंदर क्या क्या सब बिंदु हैं, मुख्य बिंदु, फिर उप जो है भाग उसका बनाइए और इस तरह से पूरी तैयारी कीजिए। समय जिस प्रकार से हमारे पास उपलब्ध है, जो परिस्थितियाँ जिस प्रकार से बनी हैं, उस परिस्थितियों में हमारे को सोना नहीं है। सोने से मेरा मतलब ये है कि हमारे को जागरूक बने रहना है। सोना नहीं है से मतलब हम लोग यदि लापरवाह बन जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो हम बहुत कुछ अपना नुकसान कर लेंगे। यदि आप यही समझ रहे हैं कि बस गवर्नमेंट जो है आगे प्रमोट कर रही है, सब कुछ हो या इसका कोर्स कम हो जाएगा, हमारे को अपने नॉलेज के बारे में ध्यान रखना है। चाहे कोर्स भी कम हो जाए तो हम जिस पर्पज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा जो उद्देश्य है, हम हमारा ज्ञान बढ़ाएं। तो ज्ञान बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि भले कोर्स कम भी किया जाए, लेकिन हम जो चीज़ें हैं उन सब के बारे में पूरी जानकारी रखें, तो हमारा भविष्य है वो सुरक्षित रहेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। हैव ए नाइस डे।